जय हिंद दोस्तों। आज 16 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। कल का दिन भारत के खेल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक है, क्योंकि कल भारत ने थॉमस कप जीता। थॉमस कप को आप बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कह सकते हैं। इसे बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कहा जा सकता है। 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1949 से लेकर के अब तक जितने भी थॉमस कप हुए हैं, पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, गोल्ड जीता। पहले पोजीशन पे भारत इसमें आया है। अभी तक विश्व में मात्र 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने थॉमस कप जीता है और सबसे अधिक इंडोनेशिया ने 14 बार थॉमस कप जीता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कल जो भारत ने थॉमस कप जीता है या इसका विश्व कप जीता है बैडमिंटन का, वो इंडोनेशिया को हरा के जीता है और इंडोनेशिया को हरा करके 3-0 से जीता। यानी इंडोनेशिया एक भी राउंड में जीत नहीं पाया। अब सोच कर देखिए, 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया एक राउंड में भी जीत नहीं पाया। पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए भारत ने जीता है और पिछले वर्ष का चैंपियन भी इंडोनेशिया ही था। तो निश्चित तौर पे खेल के लिए कल का दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक था। और ये थॉमस कप संबंधित अब जो इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में निश्चित तौर पे थॉमस कप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे प्रत्येक दिन मैं पेपर प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। सेकेंड पेज पे दिल्ली से संबंधित न्यूज होता है। इसमें दिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज होता है, जो दिल्ली का लोकल न्यूज होता है, इसलिए इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। थर्ड पेज पे देखिए, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी का आतंकवाद को न बर्दाश्त करने का रुख बेहद स्पष्ट। ये हमारे देश के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है। इसको आप लोग डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह से भारत की पॉलिसी वर्तमान में कुछ समय में रही है, और खास करके पाकिस्तान के साथ जो हमारी नीति यही रही है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से या कुछ वर्षों से हमारे पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होती है। हमारा कहना है कि सबसे पहले आप आतंकवाद को कंट्रोल कीजिए, आतंकवाद को बंद कीजिए। गुड टेरर और बैड टेरर में जो है फर्क करते हैं, उसको बंद कीजिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पाकिस्तान के लिए गुड टेरर कौन है? पाकिस्तान के लिए गुड टेरर है तालिबान। और पाकिस्तान के लिए बैड टेरर कौन है? पाकिस्तान के लिए बैड टेरर है जो पाकिस्तान के देश में आतंकवाद फैलाते हैं। जैसे तालिबान का ही एक पार्ट है अफगानिस्तान तालिबान, उसके लिए गुड टेरर है, और पाकिस्तान तालिबान जो पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाता है उसके लिए बैड टेरर है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट पाकिस्तान करता है गुड टेरर और बैड टेरर में। इसी तरह से भारत में जो भी आतंकवाद फैलाता है वो पाकिस्तान के लिए गुड टेरर है। तो भारत का कहना है कि इस तरह का डिफ्रेंशिएट आप बंद कीजिए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। आप आतंकवाद बंद कीजिए, उसके बाद हमारी आपसे बातचीत होगी। राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। हमारे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं राजीव कुमार। अब नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव करते रहेगा हरियाणा। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति को हरियाणा ने लागू कर दिया है और इसके तहत जो है वो लगातार अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहेगा। इसी तरह से ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में उद्योगों के लिए भूमि का मूल्य 50% तक कम होगा। बिहार में उद्योग की समस्या में एक महत्वपूर्ण समस्या होती है जमीन। बड़े बड़े उद्योग जो आते हैं उसको बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता होती है और बिहार में लैंड का शॉर्टेज है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार इसका एक हल निकाली है कि जो लैंड हम देंगे उद्योग को वो 50% उसका कम मूल्य होगा, सस्ते दरों पर देंगे ताकि अधिक से अधिक उद्योग बिहार में स्थापित हो सके। और ख़ास करके विशेष रूप से अभी 2 उद्योग की जिक्र हो रही है कि बिहार में इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल से संबंधित उद्योग और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की आवश्यकता है। बिहार में खाद्यान्न प्रधान देश राज्य है बिहार। यहाँ पे खाद्यान्न की अधिक पैदावार होती है। उन खाद्यान्नों की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में अधिक से अधिक लगाया जाए, तभी जाकर के बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है।
एक बार इसको भी देख लीजिएगा। हेमकुंड साहिबा में रोजाना 5,000 श्रद्धालु टेक सकेंगे माथा। देखिए हेमकुंड साहिब जो है उसको लेकर के क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमकुंड साहिब कहाँ पे है। यह तीर्थ स्थल ये सिख के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है और हेमकुंड साहिब बेसिकली उत्तराखंड में है। तो ये याद रखिएगा, हेमकुंड साहिब कहाँ पे है, यूके में है, उत्तराखंड में है ये। मुद्दा में आज का जो एक पूरा पूरा पेज डेडिकेटेड किया हुआ स्वास्थ्य को लेकर के, तो मुद्दा को आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित आज का पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ। स्वास्थ्य पे जीडीपी का बजट कितना होता है, 2.5% खर्च हो रहा है। इससे बढ़ाने की सिफारिश किया गया था। स्वास्थ्य नीति 2017 में आया था, उसमें कहा गया था कि जीडीपी के बजट जो है, बजट में जो खर्च होता है, जीडीपी का जो खर्च होता है स्वास्थ्य सेक्टर में, उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और खास करके हमने कोरोना के समय में देखा कि स्वास्थ्य पे हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ये एडिटोरियल मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि इसके बारे में मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करूँगा। बेसिक इशू मुझे जानकारी है। बेसिक इशू ये है कि वाराणसी में एक मस्जिद के अंदर मंदिर पाया गया है और उसके बाद ये मुकदमा चला गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या उसी तरह से इस मैटर को सुनेगी जिस तरह से अयोध्या डिस्प्यूट को सुनी थी, या सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रवैया हो सकता है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। बाकी अगर आपको अयोध्या डिस्प्यूट को समझना है कि अयोध्या विवाद क्या था, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अयोध्या डिस्प्यूट को जरूर आप लोग देखिएगा। उसी से मिलता जुलता कुछ डिस्प्यूट जो वाराणसी में अभी उत्पन्न हुआ है, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये विचाराधीन है। तो देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या निर्णय सुनाती है। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है। राजद्रोह कानून भी अभी लगातार चर्चा में, मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर देता हूं। देखिए 2-3 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि आर्टिकल 124 आईपीसी की धारा 124 ए, आईपीसी की धारा 124 ए, इसमें राजद्रोह का प्रोविजन है। राजद्रोह कानून जो है, आईपीसी की धारा जो आई थी, या आईपीसी आया था आईपीसी जो आया था वो 1860 में आया था, 1860 ईस्वी में आईपीसी को आया था। मैकाले की अनुशंसा पे बेसिकली आया था। लेकिन इसको अगर देखिएगा राजद्रोह को कब इनबिल्ट किया गया है, तो राजद्रोह को जोड़ा गया था 1870 में। 1870 में राजद्रोह कानून यानी 124 ए को जोड़ा गया। तो आईपीसी की शुरुआत हुई थी 1860 ईस्वी में और आईपीसी की धारा 124 ए यानी राजद्रोह का केस, राजद्रोह का मुकदमा, इसकी शुरुआत हुई थी 1870 ईस्वी में। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्थायी रूप से रोक लगा दिया। ऐसा नहीं कि इसको समाप्त कर दिया, लेकिन अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। अब ये मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगी कि क्या वर्तमान समय में राजद्रोह कानून प्रासंगिक है या नहीं है। वो कानून जो अंग्रेजों ने हम पे राज करने के लिए लाया था, वो कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों पे अत्याचार करने के लिए लाया था, वो कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रोसिक्यूट करने के लिए लाया था, क्या वो वर्तमान में आज प्रासंगिक है कि नहीं, ये सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगी और उसके बाद वो डिसीजन सुनाएगी। इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा था कि गांधी जी और तिलक जी, ये दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हुए कानून, राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 ए को आज आज़ादी के 75 साल बाद भी क्यों रखा गया, क्यों इसका यूज होता है, क्यों इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए कोई भी कानून होता है तो उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट होता है। अगर आईपीसी की धारा 124 ए अगर है, इसका यूज हो रहा है, तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष होंगे,
इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। तो पक्ष में सबसे पहले मैं इसके समर्थन में कुछ तर्क देता हूं कि राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A क्यों होना चाहिए। सबसे पहला तर्क यह है कि आईपीसी की धारा 124A राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए उपयोगी है, निश्चित तौर पे उपयोगी है। दूसरा यह है कि यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाती है। विदित है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार का अस्थायी अस्तित्व राज्य की अस्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है। यानी अगर जो चुनी हुई सरकार आती है, उस चुनी हुई सरकार को अगर कोई उखाड़ने का प्रयास करेगा तो ऐसे कंडीशन में उस पर राजद्रोह का मैटर लगाया जा सकता है, राजद्रोह कानून लगाया जा सकता है। तो चुनी हुई सरकार को अनस्टेबल करने वाली तत्वों से बचाने के लिए भी हमें राजद्रोह कानून की आवश्यकता है। यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई सही है तो फिर सरकार की अवमानना के लिए भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे यह भी तर्क दिया जा सकता है कि न्यायालय की अवमानना अगर आप करते हैं तो आप पे केस होता है, तो सरकार की अवमानना कीजिएगा तो भी आप पे केस होना चाहिए। तो ये भी एक तर्क दिया जा सकता है। आप इस पर सहमत हो या ना सहमत हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये तर्क तो दिया जा सकता है। आज विभिन्न राज्य में माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अतः इससे निपटने के लिए भी ये कानून की आवश्यकता है। और ऐसे में धारा 124A के उपयोग को कुछ मामलों में गलत बता के इसे समाप्त करना सही नहीं होगा। तो ये तो समर्थन में तर्क हुआ। अब विरोध में तर्क देखिए कि राजद्रोह कानून क्यों नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 124A औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है जो लोकतांत्रिक देश में अनुपयुक्त है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की राह में बाधक बनता है। यानी जो हम आर्टिकल 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में हम बोलते हैं कि लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ऐसे कंडीशन में सरकार के खिलाफ अगर हम भाषण देते हैं तो हम पे राजद्रोह का केस लग सकता है। तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 19 का ये उल्लंघन है, हमारे मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन है। एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के असहमति और उसकी आलोचना परिपक्व सार्वजनिक बहस की आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र को कहा जाता है कि आलोचना ही लोकतंत्र को बेहतर बनाता है, सकारात्मक आलोचना लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। तो ऐसे कंडीशन में राजद्रोह का केस की आवश्यकता क्या है? लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने और शासकों को बदलने की अधिकार इसका आधारभूत तत्व है। सरकार के प्रश्न करेंगे, सरकार के खिलाफ हम स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं या सरकार को बदलने की कैपेसिटी हम रखें, आम जन रखें। ये तो बेसिक अधिकार होता है लोकतंत्र का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट तर्क ये दिया जा सकता है कि जो अंग्रेज 1860 ईस्वी में हमारे देश में ये कानून लेकर आया था, 1870 में जो कानून, ये कानून हमारे देश में लाया था, राजद्रोह कानून हमारे देश में लाया था, वर्ष 2009 में वो ही अपने देश में समाप्त कर दिया। राजद्रोह का मैटर को ब्रिटेन ने अपने यहाँ वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है? जो अंग्रेज इस कानून को अपने ही देश में समाप्त कर दिया है, तो भारत में इसको बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? राजद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। इस धारा के क्रियान्वयन में विस्तृत और केंद्रित निर्णय अंत निहित होता है, जिसका कारण इसका दुरुपयोग होता है। तो राजद्रोह कानून का राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल होता है इसका, और खास करके विपक्षी लोगों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कंडीशन में इस कानून को बनाए नहीं रखना चाहिए या इस कानून को नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तर्क मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी आप लोग इस पर डिसाइड कीजिए कि क्या राजद्रोह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी डिसाइड कीजिए, लेकिन तर्क के साथ अपने व्यू को रखिए। पुलिस रिफॉर्म्स देश में लगातार चर्चा में चलती हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुरुक्षेत्र एक जगह है हरियाणा का, वहां पे 3 पुलिस की आपस में झड़प हुई। इनफैक्ट दिल्ली के एक शख्स हैं, उसको ले जा रही थी पंजाब पुलिस। वैसे कंडीशन में वहां पे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और
आई थिंक दिल्ली पुलिस, ये तीनों के बीच में वहाँ पे एक तरह से झड़प हुई या तीनों के बीच में गतिरोध की कंडीशन देखी गई थी कुरुक्षेत्र में, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस में। तो एक बार फिर चर्चा में है कि क्यों देश में पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, कि जिस तरह से एक शख्स के लिए हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में लड़ गई, तो ऐसे कंडीशन में ये मैटर फिर चला गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये मैटर चला गया। तो आखिर पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्या है, क्यों पुलिस रिफॉर्म्स देश में होना चाहिए? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। सेंटर इस पे कानून नहीं बना सकता, राज्य को इस पे कानून बना सकती है। तो राज्य को इस पे कानून बनाना चाहिए या राज्य को इसमें अग्रसर भूमिका निभानी चाहिए। देश में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पुलिस जो है, पहला रीजन है कि पुलिस औपनिवेशिक विरासत है भारत में। हमारे देश में 1861 में कानून आया था। अब सोच के देखिए कि 1857 की जस्ट क्रांति के बाद पुलिस एक्ट 1861 आया था, जो आज भी चल रहा है। पुलिस एक्ट आज़ादी से पहले चली, ये तो समझ में आता है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये कानून आज तक क्यों चल रहा है? तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म्स में आवश्यकता है कि अंग्रेज ने 1857 की क्रांति के बाद हमें दबाने के लिए जो कानून लाया था, जो पुलिस की स्थापना किया था, वो आज भी प्रासंगिक है, वही कानून आज भी चल रहा है। राजनीतिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही बनाम परिचालन स्वतंत्रता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा अतीत में राजनीतिक नियंत्रण का उपयोग पुलिस कर्मियों के अनुचित रूप से प्रभावित करने और व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों की सेवा के लिए किया जाता है। निश्चित तौर पर कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल की अगर सरकार रहेगी किसी भी स्टेट में, तो वहाँ की पुलिस उस राजनीतिक दल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करती है। ये भी पुलिस की सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस जो पूरे राज्य के लिए समान रूप से काम करना चाहिए, वो पर्टिकुलरली उस राज्य की किसी दल के लिए काम करना शुरू कर देती है जिस दल की वहाँ पे सरकार होती है। जैसे मान लीजिए अभी पंजाब पुलिस में आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे आई है, तो ऐसे कंडीशन में पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे रही है, जो निश्चित तौर पर खतरनाक है, घातक है। जनधारणा, लोगों में पुलिस के प्रति एक धारणा है कि पुलिस भ्रष्ट है, असक्षम है, राजनीतिक रूप से पक्षपात करती है। ये सारी मेंटलिटी लोगों में है, इसलिए भी पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाहपूर्ण है, जनता से उसका मित्रवत संबंध नहीं है। ये भी एक कारण है कि पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब संरचनात्मक मुद्दे हैं। पुलिस के पास आज आधुनिक हथियार नहीं है। बिहार में 2 ऐसा ओकेजन मैंने देखा था। एक सुपौल में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री गए थे और वहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अंत्येष्टि जो समारोह थी, उसमें पुलिस को फायरिंग करना था, फायरिंग करके जो है उसे सैल्यूट देना था। जितने भी लगभग 15-16 पुलिस ने फायरिंग किया, एक भी गोली नहीं चला। अब सोच कर देखिए, मतलब अंत्येष्टि सम्मान में जो है पुलिस को फायरिंग करके सम्मान देना था, एक भी गोली नहीं चला। तो हमारे पास, पुलिस के पास आधुनिक हथियार बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए भी पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब देखिए कुछ डाटा ये है कि देश में 16.5 लाख स्वीकृत पद हैं, जिसमें 13.03 लाख पुलिस कर्मी ही काम कर रहे हैं। 16 लाख स्वीकृत पद हैं, 16.5 लाख, 13 लाख पुलिस काम कर रहे हैं। कायदे से प्रति 1 लाख जनसंख्या में 126 पुलिस होना चाहिए। 127 मान लीजिए, 126.9, तो 101 लाख जनसंख्या में 127 पुलिस होना चाहिए, लेकिन देश में लगभग अभी 100 पुलिस ही हैं। बिहार में अगर आप देखा जाए कि 1 लाख में सिर्फ 5 पुलिस हैं। बिहार में 1 लाख जनसंख्या में सिर्फ 5 पुलिस हैं, तो ये रेशियो काफ़ी कम है, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। यद्यपि बिहार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखिए कि बिहार में लगभग जितने पुलिस हैं उसमें 14% महिला पुलिस हैं, तो देश में अभी सबसे अधिक महिला पुलिस की संख्या बिहार में ही है। देखिए, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, पुलिस रिफॉर्म्स को अगर आप देखिएगा तो 1977 में धर्मवीर भारती समिति बनाई गई थी।
धर्मवीर आयोग बना था 1977 में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। उसके बाद 1997 में बना था इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी। उसके बाद 2000 में पद्मनाभ भैया समिति बनी थी। 2006 में सोली सोराबजी समिति बनी थी। सोली सोराबजी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर मॉडल पुलिस एक्ट आया था या सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन प्रस्तुत किया। इस एडिटोरियल को आप लोग पढ़िएगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह ने 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस किया था। इस केस पुलिस रिफॉर्म्स के इतिहास में इस केस को हिस्टोरिक केस कहा जाता है। प्रकाश सिंह वाद बनाम भारत सरकार। और इसी केस का डिसीजन 2006 में आया और 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोली सोराबजी समिति का गठन करके उनकी अनुशंसाओं के आधार पर कुछ गाइडलाइन जारी किया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2006 का गाइडलाइन कहा जाता है। और ये पुलिस रिफॉर्म्स के इतिहास में सबसे हिस्टोरिक डिसीजन है, यानी पुलिस रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का 2006 का गाइडलाइन, जो प्रकाश सिंह वाद में आया था। अब देखिए ये गाइडलाइन क्या है। ये गाइडलाइन क्या है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना किसी दबाव के काम कर सके। पुलिस पे राजनीतिक दबाव होता है, तो इस तरह का कोई भी दबाव पुलिस पे ना हो, इसलिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। पुलिस पे भी तो सवाल उत्पन्न होता है। अगर पुलिस पे सवाल उत्पन्न होता है, पुलिस पे मान लीजिए किसी तरह का मैटर चलता है पुलिस पे, तो उसका सुनवाई पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी करे, ताकि किसी पुलिस, देखिए हर एक पुलिस खराब नहीं होता, केवल कुछ पुलिस खराब होता है जिसके कारण पूरे पुलिस फोर्स बदनाम होता है। तो ऐसे जो खराब पुलिस है उसके खिलाफ अगर मुकदमा होगा तो उसकी सुनवाई भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में किया जाना चाहिए, ताकि पुलिस की एक छवि बेहतर हो सके। तो ये गाइडलाइन था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तीसरा गाइडलाइन था कि थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख तक, यानी एसआई से लेकर के डीजीपी तक, उसका एक निश्चित कार्यकाल 2 वर्ष का फिक्स किया जाना चाहिए कि 2 वर्ष वो पद पे बना रहेगा, 2 वर्ष के बाद उसका ट्रांसफर होगा, 2 वर्ष से पहले ना 2 वर्ष के बाद। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। और डीजीपी की नियुक्ति नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी जो है, यूपीएससी को सौंपा जाना चाहिए। और यूपीएससी क्या करेगी कि 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यूपीएससी जब डीजीपी की नियुक्ति होनी है, ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार को यूपीएससी से कंसल्ट करना चाहिए। यूपीएससी जो है जितने भी राज्य में अधिकारी काम कर रहे हैं उस अधिकारियों की बायोडाटा के अकॉर्डिंग दिखेगा कि किस अधिकारी के क्या रेपुटेशन रहा, किसने क्या काम किया, और उसके आधार पे यूपीएससी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जो है राज्य सरकार को देगी, जहां से 3 अधिकारियों में से एक को राज्य सरकार डीजीपी नियुक्त कर सकती है। नया पुलिस अधिनियम आना चाहिए। चूंकि पुलिस एक्ट 1861 का है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये गाइडलाइन में कहा था कि नया पुलिस एक्ट आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग से पुलिस बनाया जाए। पुलिस का मेनली 2 काम है, इन्वेस्टिगेशन एक काम है, इन्वेस्टिगेशन करना, और दूसरा काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब देखिए दोनों ही बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में काफ़ी टफ होता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसका मतलब है कि उसे फॉरेंसिक्स की जानकारी भी होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेपरेट पुलिस आप बनाइए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप सेपरेट पुलिस बनाइए। नॉर्मली ऐसा होता है पुलिस में कि एक ही पुलिस होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन का काम भी दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम दिया जाता है, कहीं आग लगता है तो आग बुझाने का भी उसी को काम दिया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा तो ट्रैफिक कंट्रोल करने का भी काम दिया जाता है। तो एक ही पुलिस से हर एक काम करवाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कुछ समस्याएं जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आवश्यक है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ गाइडलाइन हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
इंडिया नेपाल रिलेशन पे पूरा ये पेज दिया हुआ, लगभग पूरा पेज दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़िएगा। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर के, वहां पे मैं चर्चा कर दूंगा। आर्थिक विकास में भी बढ़ रही महंगाई देश में लगातार बढ़ रही है और 7.8% के आसपास खुदरा महंगाई पहुंच गई है, जो निश्चित तौर पे एक समस्या है और उसका तत्काल रूप से समाधान किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के चर्चा चलनी शुरू हो गई है और माननीय आरबीआई इसको लेकर के, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसको लेकर के सख्त हो चुकी है और आरबीआई इसको लेकर के जल्द ही डिसीजन लेकर आने वाली है। एक बार इसको देख लीजिएगा। इकोनॉमी के लिए घातक है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल घातक है इकोनॉमी के लिए, और क्रिप्टो करेंसी पे बजट 2022-23 में, इस बार में बजट में 30% टैक्स लगा दिया गया। इसके बावजूद घातक क्यों है? क्यों घातक है? क्योंकि जो मनी का सर्कुलेशन हमारे देश में होता है उसका रिपोर्ट सरकार के पास रहता है। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन होगा तो उसका रिपोर्ट सरकार के पास बिल्कुल नहीं रहेगा। सरकारी तंत्र से इंडिपेंडेंट होता है क्रिप्टो करेंसी, इसलिए आवश्यक है कि इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंतर्गत लाया जाए। क्रिप्टो करेंसी को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी तंत्र के अंतर्गत या तो लाया जाए, नहीं तो ये काफी घातक होगी, ये हमारे इकोनॉमी को तबाह कर सकती है क्रिप्टो करेंसी। स्टील की कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट, एक बार इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार देखा जा सकता है। ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सोच के देखिए, यूक्रेन कह रहा था कि मुझे नाटो में शामिल होना है, रूस ने उस पर हमला कर दिया। फिनलैंड कह रहा है कि हम नाटो में शामिल होंगे, तो हो सकता है फिनलैंड के साथ भी रूस का युद्ध हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाटो का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? अमेरिका नाटो के एक्सपेंशन को बंद करे भाई। अमेरिका ने 1991 में नाटो रूस से प्रॉमिस किया था। जब 1991 में रूस का यूएसएसआर का विघटन हुआ था, उस समय में अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि अब हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। तो फिर नाटो का एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? पोप ने पहली बार एक आम भारतीय महिला को घोषित किया संत, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए, कल का एक इंपॉर्टेंट न्यूज 2-3 दिन का ये भी है, यूएई के राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है और ये यूएई के राष्ट्रपति के बेटा हैं। अब यहाँ यूएई के नए राष्ट्रपति होंगे और सांत्वना देने के लिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी यूएई गए हुए हैं। वेंकैया नायडू जी भी वर्तमान में यूएई गए हुए हैं सांत्वना देने के लिए। और भारत ने भी 14 तारीख को यानी 14 मई को झंडा आधा झुका दिया था यूएई के राष्ट्रपति के सम्मान में। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यूएई इंडिया रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। यूएई और इंडिया रिलेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा यूएई आई थिंक तीसरे नंबर पे सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर है या ट्रेड पार्टनर है। 3rd नंबर पे आते हैं यूएई, जो भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। चलिए, इतना ही वीडियो था जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।